एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। एडजेक्टिव पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स में हम ये सारे एग्जाम्पल्स हमने उठाए हैं अलग अलग किताबों से, जहाँ पे हमने पहली किताब में और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अलग अलग राइटर के द्वारा बताए गए रूल्स को भी हम देख ले रहे हैं। जैसे कि पिछले सारे एग्जाम्पल्स हमने उठाए थे एस पी बख्शी साहब ने, जो अपनी बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उन्होंने, और हमने उनके दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने एडजेक्टिव के लिए क्या क्या रूल्स बताए हुए हैं वो हमने देखे थे। जहाँ पे हमने कुछ अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े हैं एडजेक्टिव से संबंधित, उनसे कुछ अलग रूल्स भी हमें देखने को मिले थे। अब हम देखेंगे आज हम देखेंगे आर.पी. सिन्हा साहब की बुक से, जो उनकी बुक है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। इस बुक में उन्होंने एडजेक्टिव के बारे में जो रूल्स लिखे हैं वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देख लेंगे उन्होंने ऐसे एडजेक्टिव से संबंधित क्या रूल्स बताए हैं जो अन्य राइटर के हिसाब से थोड़ा सा भिन्न है, जो अलग हैं। क्या उन्होंने कोई नए रूल की बात की है, उसके हम देखेंगे। तो हमने इसमें से सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं ले रहे हैं, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और अगर कोई नया रूल्स है जो अभी तक हमने अन्य किताबों से नहीं पढ़े हैं, अन्य बुक्स से नहीं पढ़े हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे शामिल कर रहे हैं ताकि हम इनके द्वारा बताया गया जो नया रूल है उसको हम देख लें। चलिए देखते हैं हम आज आगे। अब अगला ये एग्जाम्पल है, जैसे देखिए हमारा ये 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम देखिए, आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी। तो यहाँ भी इन्होंने देखिए क्या बताया है। अगर हम शुरुआत करें तो पहले हमारा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है। प्रोनाउन आई है तो उसके हिसाब से वर्ब लगी हुई है, हैव लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब लगी है हमारी रेड, थर्ड फॉर्म, जो कि रीड की थर्ड फॉर्म है रेड। तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, आई हैव रेड द लिटरेचर। अब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा, वो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है। वो ऑब्जेक्ट जो हमारा बन रहा है वो हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की, लेकिन लिटरेचर को हम जो है दूसरे नाउन से जोड़ रहे हैं। भाई कब के लिटरेचर के, हम कहने वाले हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के लिटरेचर की बात करने वाले हैं। इसलिए हमने इनको देखिए, जो प्रोनाउन है हमारा, प्रोनाउन ऑफ जो है, इसके माध्यम से हमने इनको क्या किया, जोड़ लिया है। एक नाउन ये हो गया। दूसरा नाउन जो हमारा है, लेकिन हम बाद में इसके दो नाउन रखना चाहते थे 17वीं और 18वीं शताब्दी के। तो शताब्दी जो हम रखा है, इसके पहले हमने दो एडजेक्टिव प्रयोग कर लिए हैं, 17वीं और 18वीं, यानी 17th एंड 18th। चूँकि दो एडजेक्टिव लगा रहे थे तो दोनों एडजेक्टिव को एंड से हमने जोड़ लिया। दोनों के लिए कॉमन नाउन था हमारा सेंचुरी, ये हमने यहाँ रख लिया। तो इस तरीके से ये क्या, ये पूरा हमारा, अगर हम कहें हमारा जो वर्ब है यहाँ पे, रीड जो वर्ब है, रेड यहाँ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये जो रेड वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, और ऑब्जेक्ट उसका कितना बड़ा है, यहाँ से 10 से लेकर के इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे हमने दो नाउन को जोड़ने का प्रयास किया है। एक नाउन हमारा है सेंचुरी और दूसरा नाउन है लिटरेचर। और प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन रहता है वही हमारा क्या होता है, वास्तव में हम उसी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसका संबंध जब तक हम दिखाते नहीं दूसरे नाउन से, तब तक हम वास्तव में क्या कहना चाहते थे वो एग्जैक्टली नहीं कह पाते। हम लिटरेचर तो कहना चाहते थे, लेकिन कब का लिटरेचर वो हमने बताया। और हम जानते हैं किसी अगर नाउन हमने जोड़ लिया है तो इन नाउन के पहले अगर हम एडजेक्टिव लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एडजेक्टिव नहीं, दो एडजेक्टिव लगाना चाहते थे सेंचुरी के पहले। यहाँ लिटरेचर के पहले भी एडजेक्टिव लग सकता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाना चाहते थे। हम यहाँ सेंचुरी के पहले एडजेक्टिव लगाना चाहते थे, लेकिन हम दो एडजेक्टिव लगाना चाहते थे। एक हो गया 17th, एक हो गया 18th। तो हम दोनों को हमने एंड से जोड़ा, ये हमने कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, अब हम यहाँ रूल देखते हैं क्या इन्होंने क्या ऐसा रूल बताया है। तो यहाँ पे रूल्स में आप देखेंगे तो ये कैसे हमारे जो एडजेक्टिव जो हैं ये हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, और कैसे, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डेफिनेट में भी हमने जाकर के अंदर जाकर के पढ़ा था। पहले हमने कहा था कि ये डेफिनेट क्यों हुए, चूँकि निश्चित संख्या बता रहे हैं 17वीं और 18वीं। ठीक है, हमने पढ़ा था डेफिनेट, इसलिए कहा हमने चूँकि नंबर बता रहे हैं इसे न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट चूँकि निश्चित नंबर बता रहे हैं इसे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को भी हमने दो भागों में तोड़ दिया था। एक था हमने कहा था कॉर्डिनल, एक को कहा था ऑर्डिनल। जो ऑर्डर बताते हैं वो ऑर्डिनल होते हैं, जो क्रम बताते हैं, काउंटिंग के रूप में बता सकते हैं, वो होते हैं और
कॉर्डिनल होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये ऑर्डिनल है, क्योंकि क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेवन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे ये क्या है ये 17th 18th बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं, तो ये क्रम वाले हैं, यानी दोनों हमारे क्या हैं ऑर्डिनल हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनल प्रयोग हुआ है, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो रूल बता रहे हैं, यहाँ पे वो रूल ये बता रहे हैं कि कह रहे हैं यदि ये आपने आर्टिकल केवल दो एडजेक्टिव आपने लिए हैं, आपने दो एडजेक्टिव लिया, देखिए एक 17th लिया है, 18th लिया है। अगर ये कह रहे हैं अगर आपने किसी एक के पहले ही आर्टिकल द का प्रयोग किया, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, यदि आपने किसी एक के पहले ही प्रयोग किया, यानी 17th के पहले प्रयोग किया है, 18th के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया है, तब ये बता रहे हैं तब इसके बाद आने वाला जो नाउन है आप इसे क्या मानेंगे, इसे आपको प्लूरल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? प्लूरल यहाँ पे। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? प्लूरल होगा ये। तो हमें एक नया रूल यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि अगर आपका जो ये ऑर्डिनल वाला ये एडजेक्टिव है, अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो किसी एक ही के पहले, यानी पहले वाला जो हमारा ऑर्डिनल वाला जो हमारा एडजेक्टिव है उसके पहले ही केवल लगा हुआ है द और दूसरे वाले के पहले नहीं लगा हुआ था, तब आप इस जो नाउन जो है यहाँ पे सेंचुरी न रख करके इसे प्लूरल रखेंगे, सेंचुरीज रखेंगे आप, प्लूरल रखेंगे। लेकिन अगर ये आर्टिकल दोनों के पहले प्रयोग हो जाता, आर्टिकल द, जैसे यहाँ द 17th था ऐसे द 18th हो जाता, तब आप क्या प्रयोग करते? तब सेंचुरी ही प्रयोग करते, तब ये सही होता। तो हमने एक नया रूल यहाँ पे जाना। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नया रूल देखा कि भाई अगर आर्टिकल अगर एक हम एक दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव को एंड के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उसके बाद एक नाउन प्रयोग कर रहे हैं, तो वो नाउन हमारा सिंगुलर होगा कब? जब दोनों ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग रहेगा। अगर उनमें से किसी एक के पहले अगर द का प्रयोग हुआ है, यानी पहले वाले के पहले केवल प्रयोग हुआ है, तो हम उसे प्लूरल में रखेंगे नाउन को। तो ये हमने देखा यहाँ पे। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ पे हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। क्या है कि देखिए जब हम दो वस्तुओं की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम दो वस्तुओं की बात कर रहे होते हैं, पहली और दूसरी, ठीक है ना, यानी पहली और दूसरी, यानी पहली की हम ना बोल करके दूसरी को बोलना चाहते हैं, इनादर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इनादर के बाद क्या होता है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई कन्फ्यूज करने वाले, एक इनादर है, ठीक, इनादर है, एक अदर है और एक हमारे पास है एक एनी अदर, एनी अदर का ही रूप है एनी अदर, एनी लगा लिया इसके पहले। तो इनके बीच में कन्फ्यूजन ना हो हमारे अंदर, ये हम देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कब लगेंगे। इन अदर का मतलब हुआ दूसरी वाली, यानी दो लोगों अगर हमने इन अदर क्या पढ़ा था, अच्छा इन अदर हमने पढ़ा था वन इन अदर का प्रयोग होता है जब दो से अधिक चीज़ों की बात होती है। ठीक है, तब वन इन अदर पढ़ते हैं, ईच अदर पढ़ते हैं जब ईच अदर में जब दो चीज़ों की बात चल रही होती है तो परस्पर के लिए ईच अदर लगाते हैं। यहाँ पे हम ना ईच अदर की बात कर रहे हैं, हम वन अनदर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम अनदर की बात कर रहे हैं। अनदर का मतलब हुआ दूसरी चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ों के लिए कि तब अनदर का प्रयोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे आप हमेशा। तो यहाँ पे डेफिनेट आप एक निश्चित नियम को याद रखेंगे कि अनदर के बाद आपको जो नाउन रखना है वो सिंगुलर रखना है और अदर के बाद आपको प्लूरल नाउन रखना है। ठीक है, अदर के बाद आप प्लूरल नाउन रखेंगे यहाँ पे, यानी अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपके पास और आप रखना चाहते हैं तो आप लगाएंगे, अदर नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, इन अदर लगाएंगे। ठीक है, और आप अगर प्लूरल है, काउंटेबल नाउन ही है, प्लूरल ही है, तो अदर रख सकते हैं आप, आई हैव रेड अदर बुक्स। ये देखिए यहाँ पे आप एनी अदर का प्रयोग कब करेंगे, एनी तभी लगता है, एनी देखिए एनी कब तभी किसी सेंटेंस में तभी प्रयोग होता है या तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो देखिए जब नेगेटिव आपने बना लिया तो देखिए यहाँ पे एनी के साथ अदर भी प्रयोग करेंगे। एनी अदर को इसलिए हम साथ में मिला के पढ़ रहे हैं, एनी अदर, अभी जो रूल पढ़ रहे हैं वो एनी अदर। बाकी एनी आपको तभी कभी भी तभी दिखाई देगा जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। अभी हम एनी के बारे में भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक, देखिए हाँ एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चलिए यहाँ पे आप देखिए जब एनी अदर बुक रख रहे हैं, चूँकि आप अगर किसी भी एडजेक्टिव के बाद आप एक नाउन रख रहे हैं जो कि एक काउंटेबल नाउन है, यानी जिसके बाद हम काउंटेबल नाउन रख सकते हैं,
तो आप वहाँ सिंगुलर भी रख सकते हैं और प्लूरल भी रख सकते हैं। हालांकि यहाँ के लिए अभी आप ये जानिए कि इन अदर के बाद आप सिंगुलर रखेंगे नाउन, सिंगुलर नाउन रखेंगे, और अदर के बाद प्लूरल नाउन रखेंगे, और एनी अदर का प्रयोग तभी करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, और उसके बाद आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रख सकते हैं। जो नाउन है सिंगुलर प्लूरल दोनों रख सकते हैं। ये छोटे छोटे हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम में यही दिए जाते हैं। ऑप्शन दे दिया गया, आपको बना दिया गया, सेंटेंस बना दिया गया, अब इस वाले में एनी अदर ही रखना है, और ऑप्शन दिया गया ये सेंटेंस बनाएगा, ऑप्शन दिया गया कि भाई एन अदर, एक ऑप्शन दे दिया गया एन अदर, दूसरा दे दिया गया अदर, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया एनी अदर, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, चौथा दे दिया भाई, अब क्या दे दे यहाँ पे, अदर्स दे दे, मान लो अदर्स। तो अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या रखेंगे आप, तो ऐसे सेंटेंस ऐसे हमें मिल जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखेंगे इसका। ये हो गया। अगला हम देखते हैं, अब हम जानते हैं मैनी और मच के बारे में। मैनी क्या होता है, मैनी लगता है इसके बाद, चूंकि ये क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद काउंटेबल नाउन होता है, और वो काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल रहेगा, चूंकि ये एक से अधिक नंबर को बताता है तो हमें इसे प्लूरल रखना होता है। और इसका जो साथी है समझ लीजिए ये मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, ये मात्रा बताता है, ये भी, यानी दोनों का अर्थ है अधिक, अधिक के सेंस में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगुलर रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ प्लूरल रखते हैं काउंटेबल नाउन, ये इतना तो हम जानते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर है मैनी के साथ, और मैनी के बाद अगर नाउन डायरेक्ट ना आए, उसके पहले आर्टिकल आ जाए हालांकि हम इसको एडजेक्टिव कह रहे हैं, एडजेक्टिव के पहले हमने क्या पढ़ा है कि आर्टिकल एडजेक्टिव से भी पहले चला जाता है, उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ एक नाउन होगा। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा ना बने कि आर्टिकल मैनी के पहले ना जाए, चूंकि मैनी के पहले जाएगा नहीं आर्टिकल, चूंकि ये क्या है, ये उस नाउन की संख्या को क्या बता रहा है, अधिक, एक से अधिक की संख्या बता रहा है, तभी तो मैनी प्रयोग हुआ है। मैनी के पहले आप आर्टिकल लगाएंगे ही नहीं, ए या एन का प्रयोग होगा ही नहीं। लेकिन मैनी के बाद अगर आर्टिकल एक आ का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, यहाँ आ, चूंकि ये अप्रयोग हो रहा है ना, हमने क्या पढ़ा भाई, मैनी के बाद हमने पढ़ा, मैनी के बाद होगा बॉयस, ठीक, बॉयस होगा, प्लूरल आएगा, चूंकि ये एक से अधिक नंबर को बताता है, और इसके बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ये बताता है। लेकिन हमने कहा कि भाई मैनी के बाद आपको आ दिख रहा है, देखिए मैनी के बाद क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। आ के बाद चूंकि आ क्यों आया है, चूंकि यहाँ पे जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो मैनी के बाद आ दिख जाए अगर, तब आप क्या करेंगे, वास्तव में ये तो इतनी बात होगी कि यहाँ नाउन आने वाला नाउन जो होगा सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा नहीं अगर आर्टिकल आ दिख गया, एक बात तो ये है। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट बन जाए, अगर ये सब्जेक्ट बन जाए, जैसे ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो आप प्लूरल मान के चलेंगे और वर्ब लगाएंगे आर, यानी कोई भी वर्ब लगा रहे हैं आप प्लूरल लगाएंगे। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाए सब्जेक्ट, तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि आप सिंगुलर नाउन यहाँ रख रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर और है, एक स्ट्रक्चर है अ ग्रेट मैनी, अच्छा अ ग्रेट मैनी रहेगा, तब हमें यहाँ पे प्रयोग करना होगा, तब हम यहाँ पे अ ग्रेट मैनी के सेंस में हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अ ग्रेट मैनी के साथ हम प्लूरल ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैनी वो स्ट्रक्चर तो एकदम सही है, ठीक है ना। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये वाला ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है मैनी के बाद आ जाए। चलिए हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं, वहाँ से बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारा है, जैसे ही फील्स मैनी डिफिकल्टीज, देखिए ही फील्स मैं, यानी वह अनुभव करता है, ही फील्स मैनी डिफिकल्टी, देखिए ये डायरेक्ट नाउन आ गया, और नाउन क्या होगा, प्लूरल रहेगा, एकदम सही सेंटेंस है। यानी वह महसूस करता है अधिक परेशानियां, अधिक कठिनाइयाँ, यानी वह अधिक कठिनाइयाँ महसूस करता है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मैनी के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल ही प्रयोग होगा, एकदम सही है। अब हम कह रहे हैं देयर आर नॉट मैनी मेन, देखिए ये क्या है, इसके बाद भी हमने नेगेटिव भले बनाया है, लेकिन क्या है, देखिए यहाँ मैनी के बाद जो नाउन डायरेक्ट नाउन आ रहा है, इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हमें नाउन को प्लूरल रखना होगा, तो हमने बिल्कुल सही रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि देयर आर नॉट मैनी मेन देयर, यानी कि हम कह रहे हैं
बहुत से लोग यानी बहुत अधिक लोग, हम कह लें अधिक आदमी वहाँ नहीं थे, ठीक है ना, अधिक आदमी वहाँ नहीं हैं, अधिक आदमी वहाँ नहीं है, हम ये कह रहे हैं, तो ये ठीक है। क्योंकि मैनी के बाद तुरंत नाउन दिखा तो प्लूरल ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैनी के बाद काउंटेबल नाउन रखना है, कभी अनकाउंटेबल मतलब नहीं रखना है हमें। अगला अगला सेंटेंस हम देखते हैं। मैनी के बाद ये नाउन के पहले आर्टिकल ए आ का प्रयोग हो गया, आ का प्रयोग होते ही नाउन सिंगुलर होना चाहिए है, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ रही है, तो वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, अब सिंगुलर होनी चाहिए। हर जगह क्या हो रही थी, हर जगह प्लूरल होती, लेकिन यहाँ अब क्या होगी, सिंगुलर होगी। हालांकि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में चला जा रहा था, या हम कह लें कि मतलब प्रेडिकेट वाले पार्ट में चला जा रहा था, ठीक है, ये प्रेडिकेट वाले पार्ट चला गया, इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये सब्जेक्ट बन गया, देखिए ये सब्जेक्ट बन गया। अगर हम ऐसे लिखते हैं मैनी बॉयज, मैनी के बाद डायरेक्ट लगा दे मैनी बॉयज, तो यहाँ हम प्लेस न करते, यानी प्ले न करते, प्लेस न करते, प्ले करते, क्या प्ले क्रिकेट, यानी बहुत से लड़के, अधिकतर लड़के क्या है, अधिक लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये हो गया। तो यहाँ हम न लगाते, तब वर्ब क्या होती है हमारे इसके अनुसार ये प्लूरल रहती है, यानी यस या यस नहीं लगता उसमें। लेकिन अगर मैनी अ मेन बन गया तो यहाँ सिंगुलर आप रखेंगे यहाँ पे, मैनी अ मेन हैज़ असेंबल्ड। एक स्ट्रक्चर और मिलता है, उससे हम देख लेते हैं, चलिए पहले इसके बाद एक और देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे हो गया मैनी एन इंक पॉट, देखिए इंक पॉट आई से शुरू हो रहा है, इंक पॉट तो आई से शुरू हो रहा है, चूंकि वॉवेल से शुरू हो रहा है, एन लगाया, मैनी एन इंक पॉट। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये सिंगुलर होगा चूंकि एन लगा हुआ है, ये नाउन हमारा सिंगुलर होगा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो ये वर्ब हमारा हैज़ लगेगा, हैज़ बीन बॉट, यानी ढेर सारे, हम करें ढेर सारे इंक पॉट क्या हुए थे, खरीदे कैसे। अगला हम देख लेते हैं, अगला अ गुड मैनी पोएम्स। अब देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ये मैनी के पहले भी एक जो एडजेक्टिव हमारा देखिए ये लग गया है गुड, एक एडजेक्टिव हमारा गुड है जो मैनी के पहले लग रहा है। अब देखिए हमारा नाउन कहाँ है, ये मैनी के बाद डायरेक्ट आने वाला नाउन प्लूरल ही रहेगा और काउंटेबल रहेगा और प्लूरल रहेगा। मैनी पोएम्स लगा है देखिए, लेकिन इसके पहले एक स्ट्रक्चर और जा रहा है अ गुड, अ गुड। ये यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी था, ये देखिए यहाँ पे अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट लगा लो या अ गुड लगा लो, ठीक है ना, मैनी के पहले ये स्ट्रक्चर भी मिल जाता है अ ग्रेट या गुड। अब इस पे और अधिक जोर डालने के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग हम कह लें, ठीक है, अधिक मात्रा में लोग क्या है आए थे, तो अब देखिए ये तो हमारे यहाँ कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अ ग्रेट मैनी। अब ये पूरा मिल करके इस व्यक्ति की का नंबर को बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी ढेर सारी मात्रा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी मैनी के पहले जुड़ सकता है, यानी अ ग्रेट, मैनी के पहले अ ग्रेट जुड़ सकता है या अ गुड जुड़ सकता है, लेकिन मैनी के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो ये प्लूरल होगा और वर्ब भी हमारी अब प्लूरल ही लगेगी। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने सीखा मैनी के बाद यदि, मैनी के बाद यदि अ उसके बाद नाउन आया तो ये नाउन सिंगुलर होगा, और हमारा अब आने वाला वर्ब अगर ये सब्जेक्ट बन गया ये पूरा स्ट्रक्चर, तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर लगेगी, ये इतना। अगर मैनी के बाद अगर डायरेक्ट नाउन आता है तो ये प्लूरल होगा, ठीक है, हमेशा प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा। मैनी के पहले आप स्ट्रक्चर ये भी इस पे मैनी पे, और मैनी मतलब हुआ अधिक, इनकी संख्या अधिक बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना, इनकी संख्या ज़्यादा बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर और जोर देना चाहते हैं, अ ग्रेट लगा सकते हैं मैनी के पहले आप, या अ गुड लगा सकते हैं, मतलब एक अच्छी खासी संख्या उनकी बताने के लिए हम ये चीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अ गुड मैनी पोएम्स, देखिए पोएम्स आर बैड, प्लूरल लग रहा है वर्ब, तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप, एक स्ट्रक्चर ये मिल जाता है मैनी वाला। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पे। अगला हमने एक चीज़ की बात की थी कि हम कभी दो नाउन को जोड़ते हैं, दो नाउन को, अगर एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से दिखाना है प्रीपोजिशन आपके माध्यम से दिखा लेते हैं। वास्तव में बात इस नाउन की चल रही होती, इसकी नहीं चल रही होती, इससे संबंध दर्शाया जाता है। हमने बात किया था प्रीपोजिशन के बाद आने वाला यदि ये नाउन क्या है, ये नाउन सामान्यतः क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर ये काउंटेबल है तो ये हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन ये वाला सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर इस चूंकि बात इसी की चल रही है, अगर ये स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जब ये ऐसी संरचना आ जाती है तो हमारा सब्जेक्ट तो वास्तव में ये, अगर ये सिंगुलर रहेगा तो वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे, यानी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। हमने बात किया था ये प्लूरल तब होता है जब ये प्लूरल होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जब ये प्लूरल होता है और ये भी प्लूरल होता है, तो हम क्या कहते हैं, डेफिनेट नंबर ना दिखा करके इनडेफिनेट नंबर दिखाते हैं, अनिश्चित संख्या। जैसे हमने बात किया था
कि जैसे हमारे पास हम कहें कि सैकड़ों, हमारे पास दर्जनों पेन है, अगर हम कहें हमारे पास दर्जनों पेन है तो ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि हमारे पास 2 दर्जन पेन है, 4 दर्जन पेन है। हम कह रहे हैं हमारे पास दर्जनों पेन है, यानी दर्जन पेन तो कम से कम है, 1 दर्जन तो है ही, हो सकता है 2 दर्जन हो, तो लेकिन निश्चित तो नहीं है ना, डेफिनेट नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपको कभी, जैसे मान लीजिए कहीं मेले में, आपको मेले में लोगों की संख्या बतानी है, आप कहना चाहिए कि भाई वहाँ निश्चित संख्या तो बता नहीं सकते, आप कहेंगे वहाँ पे सैकड़ों लोग उपस्थित थे। तो ये वाले स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, देखिए आप उसे सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। एक तो ऑब्जेक्ट जगह आप देखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे हमारा, चूंकि ये क्या है हमारी, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पे हमारा हम कह लेंगे ये जो है हमारा, यहाँ पे हमारा ये कह लेंगे हम कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। जैसे ही हैज़ हम कह रहे हैं, यानी उसके पास है, क्या है, दर्जनों पेन है। देखिए इसे भी मैंने प्लूरल रखा, इसे भी प्लूरल रखा और प्रीपोजिशन आपसे जोड़ा है, तो यहाँ पे ये इस नाउन के, मतलब इस नाउन से संबंध देखिए इसका जोड़ा गया है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, पेन की संख्या, जो नाउन है उसकी संख्या जताने का प्रयास करेगा। और ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ वाला नाउन जो होगा न्यूमरल एडजेक्टिव होगा ये, और न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा जो होगा, आप कह लीजिए ये नाउन ही है, यहाँ पे एडजेक्टिव ना होकर के न्यूमरल नाउन है ये। देखिए आप यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं न्यूमरल नाउन है ये, ठीक है ना। या आप इन दोनों को साथ में ले लीजिए, देखिए क्या लेंगे आप, हम जानते हैं ना कि नाउन और प्रीपोजिशन को मिला करके क्या बन जाता है, न्यूमरल, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये दोनों मिल करके अब आप कहिए इसकी संख्या बता रहे हैं। तो हम जानते हैं एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं, यदि एक से अधिक वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे डजन्स ऑफ क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रीपोजिशन और ये नाउन मिल करके, ये नाउन है वास्तव में से, ये नाउन है जो कि प्लूरल रूप में है। नाउन और प्रीपोजिशन को मिला करके हम बनाते हैं क्या, फ्रेज बनाते हैं। और अगर ये सिंगुलर होता नाउन तो इसके पहले आर्टिकल लगा लेते, ए या एन, तो अ डजन ऑफ हो जाता, क्या हो जाता, अ डजन ऑफ। तो ये स्ट्रक्चर ही तो बनता है। अ पेयर ऑफ, ये सब क्या थे, हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, हमने एडजेक्टिव पढ़ा, जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखा था, तो हमने एडजेक्टिव फ्रेज भी देखे थे जिनका निर्माण प्रीपोजिशन, नाउन और आर्टिकल से मिल करके हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अनिश्चित नंबर बताना, तो एडजेक्टिव फ्रेज इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा न्यूमरल जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन रहेगा। ही हैड डजन्स ऑफ पेन, ये देखिए हमारे किधर चले, प्रेडिकेट वाले पार्ट में चला गया। चलिए हम सब्जेक्ट के पार्ट में देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए थाउजेंड्स ऑफ मेन, देखिए ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। थाउजेंड्स ऑफ मेन मतलब, और हमने एक ही नहीं, मेन एंड वीमेन दोनों हमने जोड़ दिया, मेन एंड वीमेन दोनों जोड़ दिया, वुमेन जोड़ दिया, मेन एंड वुमेन, तो दोनों जोड़ दिए। देखिए हम दो नाउन इधर रख लिए हैं, तो दोनों को एंड से जोड़ सकते हैं। और ये हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ, लोगों, यानी आदमियों और महिलाओं, यानी पुरुषों और महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं की क्या, की संख्या को हम निश्चित नहीं बताना चाहते, यहाँ अनिश्चित बताना चाहते थे। क्या कहते थे, यहाँ कहना चाहते थे हम हजारों महिलाएं और पुरुष, हजारों पुरुष और महिलाएं क्या थी, असेंबल्ड थे। असेंबल्ड मतलब होता है एकत्रित होना, ये पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वहाँ एकत्रित हुई थी, यानी वहाँ पे एकत्रित हुई थी। तो हमने यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं बता पाए। देखिए हम अनिश्चित संख्या बता पाए, तो जब अनिश्चित संख्या बतानी होती है तो हम ये इस प्रकार का, हमारा ये कहेंगे हम इन दोनों नाउन के पहले ये दोनों वर्ड मिल करके, थाउजेंड्स ऑफ, ये मिल करके एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य कर रहे हैं, जो इस नाउन के नंबर को बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देख लिया हमने। अगर हमने कहा कि अगर आपको ये चीज़ करनी है, अगर आपने ऐसा लगाया, यहाँ आप देखिए, अ किंग्स हैड हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स, देखिए एक राजा के पास कितने थे, हम कह रहे हैं सैकड़ों नौकर थे, सैकड़ों नौकर थे हम कहना चाहते हैं, जबकि हमें नहीं पता उनके पास कितने थे वास्तव में, वास्तविक रूप से कितने थे, 100 थे, 200 थे, कितने थे, लेकिन हम करें सैकड़ों, जब अनिश्चित संख्या दिखानी होती है तो हम ये रूप लेते हैं। तो राजा के पास क्या है, यानी हम कह रहे हैं राजा के पास सैकड़ों नौकर थे। अब यहाँ देखिए यू हैव 1,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन ऑफ ना लगे और ये जो हमारा ये नाउन था, इसे क्या किया, इसको डायरेक्ट इस वाले नाउन के पहले रख दिया जाए। जैसे हम यहाँ के देखिए, हाँ यहाँ हमने इसको प्लूरल नहीं रखा, क्यों, क्योंकि पहले इसके पहले देखिए एक आर्टिकल लग रहा है, ए आ।
1000 तब हम इसे क्या रखेंगे, इसे हम प्लूरल रखते हैं। केवल किसे प्लूरल रखते हैं, लास्ट वाले नाउन को प्लूरल रखते हैं। हमने नाउन में बहुत अच्छे से बात की थी, आप वहाँ देख सकते हैं। देखिए लास्ट वाले नाउन को हम क्या करते हैं, प्लूरल रखते हैं, क्योंकि उसके पहले ये नंबर बता रहा होता है और इसके पहले हम आर्टिकल आ का प्रयोग करते हैं। अगर आ प्रयोग हो या टू प्रयोग हो तब भी 2000 रुपीज़ होगा, ऐसे ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी प्रीपोजिशन ना लगे तो इसके पहले जितने भी न्यूमरल नाउन आएंगे उन सभी न्यूमरल नाउन को हमें सिंगुलर रखना होता है, और हमें यहाँ पे जो है इसके हिसाब से इसे रखना पड़ता है हमें। अच्छा 1000 रुपीज़ ना करके हमें रूपी करना पड़ेगा यहाँ, चूँकि यहाँ आ लगा हुआ है इसके हिसाब चलता है। यहाँ पे मिस्टेक है कि भाई ये रूपी होगा, क्योंकि अब ये 1000 के हिसाब से नहीं चलेगा, आ के हिसाब चलेगा। आ क्यों लगा हुआ है, आ इस नाउन के हिसाब से लगा हुआ है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि भाई ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हमारा ये नाउन इस ये आ क्यों आया हुआ है, इस नाउन की वजह से आया हुआ है। तो यहाँ पर रूपी होगा, अगर यहाँ 2 हो जाए 2000 रुपीज़ हो जाएगा, तब आप देखेंगे ये 2000 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन गलत करवाते हैं। अब सोचिए, चलिए हम यहाँ बात करते हैं, पहले डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कोई आर्टिकल नहीं लगाया, मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, केवल 1000 रखा, तो आप अब इसे प्लूरल रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये एडजेक्टिव ही काम करने, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, इस नाउन के नंबर को बता रहा है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। और ये क्या है, ये नंबर को बता रहा है कितने रुपए की बात चल रही है, 1000 की। 1000 एक से अधिक है तो आपको प्लूरल रखना पड़ेगा। लेकिन अब हमने ये न्यूमरल जो नाउन है, जैसे अभी एडजेक्टिव कह रहे थे न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर हमने क्या किया, इसके पहले भी एक वर्ड लगा लिया, मतलब एक और लगा लिया न्यूमरल एडजेक्टिव कह लें हम, जैसे चाहे आ लगा लें। अब आ है, मान लीजिए आ लगा हुआ है, तो अब आप इसे सिंगुलर, अब इसके हिसाब से चलेंगे। आप इसको छोड़ दीजिए कि ये भले प्लूरल है, लेकिन ये आ किसकी वजह से आ रहा है, इस नाउन की वजह से आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो इन बातों को बहुत ही गौर से ध्यान देना है। आ लगाने की वजह से हमने इसे रूपी किया। अगर यहाँ पे हम 2 रख दें, ए आ जहाँ है, आ की जगह 2 रखते हैं, तो देखिए दो संख्या 2000 रुपीज़ होता, अब 1000 रुपीज़, ठीक ये होता। अब रुपीज़ लगाना पड़ेगा। अगर रुपी भी ना हो, ठीक है ना, 2000 रुपी, अब रुपी के बाद एक और नाउन आ जाए, नोट, तो अब नोट्स को करेंगे हम प्लूरल, ना कि रुपी को करेंगे। तो हमने क्या सीखा, हम ये सीख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे, कितनी बातों का ध्यान देना है आपको, कि भाई अगर न्यूमरल एडजेक्टिव केवल ऐसे लगा हुआ है, 1000 लगा हुआ है, डजन लगा हुआ है, जैसे डजन लगाओ, डजन अकेले लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लूरल, आप डजन लगा हुआ है, उसके बाद एक नाउन रखा हुआ है, डजन हम कह लें, डजन डॉल रख लेते हैं, चलिए। तो अब डजन डॉल्स रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब ये न्यूमरल एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो आप इधर जो रखेंगे वो काउंटेबल नाउन रखेंगे, प्लूरल रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे देखना है आपको, अगर डजन के पहले, ठीक है, प्लूरल नहीं रखेंगे, अगर इसको आप डजन को प्लूरल करना चाहते हैं तो डजन्स, फिर लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन ऑफ, फिर लगाना पड़ेगा डॉल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब ये अनिश्चित संख्या को बताएगा। यहाँ डजन का मतलब था क्या है, उसके पास दर्जन क्या है, दर्जन डॉल्स हैं। अब ये डजन्स, देखिए अधिकतर ये डजन्स मिलेगा, इसके पहले अगर एक नंबर लग जाए, आ लग गया मान लो, अब ये आ लग गया, तो अब ये डॉल्स को डॉल नहीं करेंगे, मतलब डॉल्स नहीं करेंगे, डॉल करेंगे, क्योंकि अब ये इससे ना निर्धारित होकर के इससे निर्धारित होगा। हम 1 दर्जन डॉल की बात कर रहे हैं, तो 1 दर्जन हो गया। अगर मैं इसे 2 कर दूँ, अब इसे 2 कर दूँ, तो ये अब 2 के हिसाब से अब डॉल्स हो जाएगा फिर से। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे 2, ठीक है ना, और एक और न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, 2 डजन डॉल, मान लीजिए ऐसा सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ये दोनों 2 भी लगा हुआ है, डजन भी लगा हुआ है, डॉल लगा हुआ है, इसके पहले आ लगा हुआ है, तो अब ये आ से निर्धारित होगा ये, यानी अब डॉल रहेगा, डॉल्स नहीं रहेगा। अब यहाँ अगर एक से अधिक नंबर बताने, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तब ये डॉल्स होगा। तो हमने क्या सीखा कि भाई हम हमेशा क्या करेंगे, इसके और जो सबसे शुरुआत में है उसके बीच में कम्बिनेशन बनाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर रहेगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल है, अगर ये अकेला ही है तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप ये कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ऐसी गलतियाँ दी जाती हैं। जैसे अगला देख लेते हैं हम, अगले में देखिए, द गवर्नमेंट हैव स्पेंट, यानी गवर्नमेंट ने स्पेंट किया, यानी खर्चा किया है। अब देखिए कहा जा रहा है $1 मिलियन। देखिए मिलियन अगर अकेले होता तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ रुपीज़ ठीक था, फिर
तब ये रुपीज़ ठीक था, लेकिन आ लग जाने की वजह से आ लग गया तो ये इसके अनुसार चलेगा, रुपी होगा यहाँ पे, रुपीज़ नहीं होगा। अगर हम आ हटा लें तो मिलियन रुपीज़ होगा, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आ मिलियन रुपीज़ तो क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम कह देंगे आ मिलियन रुपी होगा ओवर दिस प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट पर क्या किया, मिलियन रुपीज़ खर्चा किया। अब थाउजेंड्स, अब देखिए यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चर आपको ना मिले तब ये स्ट्रक्चर सही है, यानी कि आपने प्लूरल नाउन को ही आपने रख लिया, ठीक है, थाउजेंड से ये रख लिया, इसके बाद आपने वर्ब ही लगा लिया, यानी हम क्या, हजारों, हजारों ने सुना था, ठीक है ना, हजारों। आप यहाँ पे ये अब नाउन की तरफ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे नाउन को आप प्लूरल बनाते हैं, जैसे भाई बॉयस लिखा आपने, बॉयस के बाद आप वर्ब लगाएंगे, डायरेक्ट बॉयस आर प्लूरल लगा लेंगे, तो वैसे ये भी तो एक नाउन है, थाउजेंड्स अगर लगाया आपने। अब इससे आप देखिए आप लगा करके एक और नाउन नहीं रखे आप, अगर ये आपने थाउजेंड्स आप बॉयस रखना पड़ता, लेकिन आपने ये स्ट्रक्चर नहीं लाया, केवल इसी को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये बन सकता है। आप इसकी जब क्या रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब रखेंगे डायरेक्ट, थाउजेंड्स तो रखेंगे थाउजेंड्स हर्ड, ठीक है, चूँकि ये हो गया प्लूरल, ये प्लूरल है तो आप हर्ड रखेंगे, हर्ड्स नहीं रखेंगे। थाउजेंड्स हर्ड हिम, थाउजेंड्स हर्ड हिम, ये तो मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हर्ड हिम यानी थाउजेंड्स यानी सैकड़ों ने सुना था उसे, विद अटेंशन यानी ध्यान से, तो इस तरीके के सेंस लेकर के आप यहाँ बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पे, देखते हैं अगला सेंटेंस है मोस्ट। मोस्ट आप हम जानते हैं प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ता है, एक नाउन ये है, अब ये भी नाउन ना होकर के ये क्या है, प्रोनाउन है। मोस्ट, हमने अभी तक मोस्ट को क्या पढ़ा, मोस्ट को हमने पढ़ा कि ये मच और मैनी का क्या है, मच और मैनी का सुपरलेटिव डिग्री है, ये एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह दोनों तरह कार्य कर सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ प्रोनाउन का भी कार्य कर रहा है। मोस्ट मतलब अधिकतर, अधिकतर यहाँ पे अधिकतर या अधिकतम कह लें, अपने धन का अधिकतम हम कह रहे हैं, अधिकतम तो धन का अधिकतम, धन कितना, मान लो उसके पास हम कह रहे हैं करोड़ों रुपए है, मान लो उसके पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ में से हम कह रहे हैं 5 करोड़ में से उसने क्या किया, 4 करोड़, तो क्या हुआ, उसका अधिकतम भाग ही हुआ ना। उसको हम किस रूप में कह रहे हैं, वो 4 करोड़ न कह करके हम कह रहे हैं अधिकतम, अधिकतम मतलब उसके अधिक से अधिक, या 4.5 करोड़ मान लीजिए उसने खर्च कर दिया, तो क्या हुआ, ये अधिकतम। तो हमको उसको नाम न लेकर 4.5 करोड़ न करके एक अन्य नाम से कह रहे थे, प्रोनाउन है। वैसे भी हमने स्ट्रक्चर अब पहचान लिया है कि भाई प्रीपोजिशन से इधर एक नाउन इधर एक नाउन को जोड़ा जाता है। अगर ये नाउन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोनाउन ला सकते हैं, इस नाउन की जगह प्रोनाउन ला सकते हैं, तो यहाँ पे इस नाउन को हटा दिया गया, प्रोनाउन आया मोस्ट, तो मोस्ट यहाँ प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, तो यानी मोस्ट हमारा प्रोनाउन का भी कार्य कर सकता है। मोस्ट ऑफ हिज मनी, देखिए यानी मोस्ट जो कार्य कर रहा है, देखिए इसके बाद देखिए यानी मोस्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है। भाई ये इसी नाउन के कुछ हिस्से की बात की जा रही है यहाँ पे, तो मतलब मोस्ट किसके लिए आया है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। मोस्ट के बाद देखिए ये बॉयस भी आ रहा है, तो यानी मोस्ट हमारा ऐसा कह लें हम, मोस्ट ऑफ, अगर आप ये लिख चलेंगे, हम एडजेक्टिव क्या बात करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज की बात करते हैं, जो भी देखिए इस मनी के क्या कर रहा है कि अधिकतम भाग को बात है, मोस्ट ऑफ, या यहाँ तक ले लीजिए मोस्ट ऑफ, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यहाँ पे क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हम कह लें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी बताने वाला, जो किसी चीज़ की मात्रा बताता है, यानी जिसके बाद अनकाउंटेबल नाउन लगता है, वो हमारा एडजेक्टिव क्या रहता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहता है। और जिसके बाद काउंटेबल नाउन लगता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर रहता है, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव रहता है। तो यहाँ यानी ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर सकता है और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज लेके चलिए आप सीधे, मोस्ट ऑफ हिज मनी। अब देखिए यहाँ पे आप जब ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए कार्य करेगा, मोस्ट से अधिकतर आपको एक से अधिक का पता चलेगा, लेकिन आप क्या लगाएंगे यहाँ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अब हमारा पूरा ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया वाज, तो ये सिंगुलर लगेगा, वाज वास्ट। मोस्ट ऑफ द बॉयस लग गया, अब आर पुअर, तो ये ध्यान रखेंगे आप। कहने का मतलब हमने इसमें ये जाना कि मोस्ट ऑफ हमारा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह कार्य करता है, और ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है। यानी मोस्ट ऑफ के बाद आप नाउन जो है वो अनकाउंटेबल भी रख सकते हैं और काउंटेबल भी रख सकते हैं। काउंटेबल रखेंगे तो प्लूरल रखेंगे, और अगर आप अनकाउंटेबल रखेंगे तो सिंगुलर रखेंगे। इतनी सी बात है यहाँ पे। अब देखते हैं, हाँ एक बात का यहाँ पे है कि आप रखेंगे आई हैवेंट मच मनी।
आप नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, मच का यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मच और मैनी के प्रयोग। मच और मैनी का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं भाई, मच और मैनी का प्रयोग अगर हम करते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में जान चुके हैं कि भाई हम मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा और मैनी के बाद रहेगा काउंटेबल नाउन। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पढ़ने वाले, अगर ये स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ जाता है तब तो आप सेंटेंस क्या बना सकते हैं, तब तो आप सेंटेंस जो है अफर्मेटिव रहेगा। सेंटेंस आपका सेंटेंस कैसा रहेगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, ये कह लीजिए। लेकिन अगर आपका सेंटेंस आप नेगेटिव बना रहे हैं, सेंटेंस आप नेगेटिव बना रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये वाला स्ट्रक्चर यानी मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन वाला स्ट्रक्चर ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा। कब, जब ये स्ट्रक्चर हमारा ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में यानी प्रेडिकेट वाले पार्ट में जा रहा होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, देखिए अगर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ मैनी मेन केम, समझिए यहाँ पे मैनी के बाद हमने क्या लगाया, प्लूरल लगेगा, ही जो नाउन आने वाला है काउंटेबल रहेगा, प्लूरल लगेगा। ये सब्जेक्ट की जगह पे बना। देखिए हमारा सेंटेंस कैसा बना, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी बहुत से लोग आए थे, ठीक है, आए थे। ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे हम कहें मच मिल्क, अगर हम कहें मच मिल्क वाज वेस्टेड, यानी ढेर सारा मिल्क क्या हुआ था, वो वेस्ट किया गया था, यानी खराब किया गया था, बेकार किया गया था। तो देखिए क्या है, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमें क्या ध्यान देना है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो मच वाला स्ट्रक्चर हमारा जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे हम कह रहे हैं आई हैवेंट मच मनी, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास अधिक धन नहीं है, मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है, हम कह रहे हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस को आपने बनाया तब ये कहाँ चला गया, देखिए ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में नहीं है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप मच लगाते हैं या मैनी लगाते हैं तो चलेगा वही, उसके बाद काउंटेबल नाउन, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, ये रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ये स्ट्रक्चर जो मच वाला है ये आएगा प्रेडिकेट वाले पार्ट में, ठीक है। और इंट्रोगेटिव रहेगा तब भी ऐसा होगा, जैसे हैव यू मच मनी, क्या तुम्हारे पास अधिक धन है, क्या तुम्हारे पास अधिक धन है, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मच ऐसे मैनी का भी है, मैनी भी ऐसे नेगेटिव में रहेगा तो आप प्रेडिकेट वाले पार्ट में चला जाएगा मैनी वाला स्ट्रक्चर, और इंट्रोगेटिव रहेगा तब रहेगा प्रेडिकेट वाले पार्ट में। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ये कहाँ रहेंगे, सब्जेक्ट वाले पार्ट में रहेंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये ऐसे नहीं लिखे जा सकते। जैसे मैं कहूँ ये आई नो मैनी मैन, आई नो मैनी मैन। अब देखिए ये क्या है, हमने ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, पॉजिटिव सेंटेंस है और इसे हमने कहाँ रखा, प्रेडिकेट वाले हिस्से में रख रहा हूँ मैं, वर्ब से ये सब प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस नहीं बना, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जानता हूँ, ये कह रहे हैं। तब कह रहे हैं आप ये जो प्लूरल यहाँ पे आपने मेन प्रयोग किया है, तब आप यहाँ मैनी वाला एडजेक्टिव ना प्रयोग करके आप क्या प्रयोग करें, यहाँ बेहतर होगा अ लॉट ऑफ, एडजेक्टिव फ्रेज है ये, अ लॉट ऑफ मैन, यानी आई नो अ लॉट ऑफ मैन, ये प्रयोग करना चाहिए, ना कि प्रयोग करना चाहिए। जैसे और हम कह लें एक और सेंटेंस, जैसे ये आई बॉट मच मिल्क, यानी मैंने अधिक मतलब ढेर सारा दूध खरीदा था, हमने कह रहे हैं मैंने ढेर सारा दूध खरीदा था। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि ये देखिए ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है और कहाँ चला गया, प्रेडिकेट वाले हिस्से में। तो कह रहे हैं मच का प्रयोग ना कीजिए। अब यहाँ क्या लगाइए, प्लेंटी ऑफ लगाइए, यानी ये आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज है प्लेंटी ऑफ मिल्क लगाइए मच की जगह पे। तो ये कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे
अगला हम देखते हैं, अगला रूल हमारा जो बता रहा है, तो हमने ये देख लिया मच और मैनी के बारे में, मच और मैनी के बारे में कुछ जान लिया। अब हम कुछ सम के बारे में जानते हैं। सम हमारा ऐसा एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों की तरह कार्य करता है। यानी इसके बाद आप जो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे आई हैव सम मनी, देखिए ये क्या है, प्रेडिकेट वाले हिस्से में है, आई हैव सम मनी, यानी मेरे पास कुछ धन है, हम कह रहे हैं। लेकिन अगर आप यही नेगेटिव बनाना चाहते हैं, सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना, देखिए हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, अगर पॉजिटिव ना बना करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप सम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आई हैव, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ धन नहीं है, तो गलत है। मैं कहेंगे मेरे पास कोई धन नहीं है, हिंदी में भी तो आप यही बोलते हैं, मेरे पास कोई धन नहीं, मेरे पास कोई फूड नहीं है, मेरे पास कोई खाना नहीं है। तो देखिए क्या लगाएंगे आप, सम यहाँ, यानी यहाँ नेगेटिव में सम ना लगा, मेरे पास कुछ फूड ना कह करके कहेंगे कोई फूड नहीं है, ठीक है ना, यानी कि एनी का प्रयोग करेंगे। यानी आप अगर सम की जगह पे, सम की जगह क्या प्रयोग होता है, एनी प्रयोग होता है अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है या इंट्रोगेटिव हो जाए, तब भी आप क्या लगाएंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाता है, कुछ हमारे वर्ड हैं, जैसे हार्डली है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। हार्ड का मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई, ठीक है, कठिनाई से, कठिनाई कोई चीज़ हो तो कठिन, यानी हार्ड मतलब कठिन। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से, हम कहें ये काम मुश्किल से होता है, इसका मतलब मान के चले नहीं होता है, मुश्किल से होता है मतलब नहीं होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन ये वर्ड ही उस सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। जैसे ये देखिए, हम कह रहे हैं ही हैज़, यानी उसके पास है, उसके पास है हार्डली एनी फूड, यानी उसके पास मुश्किल से कोई खाना है, इसका मतलब नहीं है, उसके पास मुश्किल से कोई खाना है, इसका मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लगाया, ये नेगेटिव सेंस दे रहा था इसलिए एनी का प्रयोग किया, नहीं तो हम यहाँ सम का प्रयोग करते हैं। यानी उसके पास, हम कह रहे हैं उसके पास, हम कहना चाहते हैं उसके पास कुछ फूड है, हम कह रहे हैं उसके पास मुश्किल से कोई फूड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसके पास फूड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस नेगेटिव था, इसलिए मुश्किल से कोई फूड है, हम ये कह रहे हैं। सेंटेंस वास्तव में अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो इसका मतलब है उसके पास मुश्किल से कोई खाना है, ये हुआ खाद्य है। तो इसका मतलब इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है इसका मतलब उसके पास खाना नहीं है। आगे हम देखेंगे एक वर्ड और है स्केर्सली। स्कार्स मतलब होती है कमी, ठीक है, स्कार्सिटी जैसे होती है, स्कार्सिटी मतलब कमी होती है, नाउन, ठीक है। स्केर्स हो गया, तो स्केर्सली देखिए ये, देयर आर स्केर्सली एनी गुड बुक्स हेयर, यानी हम कह रहे हैं स्केर्सली मतलब मुश्किल से, इसका मतलब भी है मुश्किल से ही, मुश्किल से यहाँ, यहाँ क्या है, कोई अच्छी किताबें हैं, मतलब कोई अच्छी किताबें, हम कह रहे हैं मुश्किल से यहाँ कोई अच्छी किताबें हैं, तो भाई इसका मतलब क्या है कि नहीं है किताबें, अच्छी किताबें नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो देखेंगे ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं जा रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, सेंटेंस का अर्थ जो है नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हम एनी की जगह सम नहीं लगाएंगे, यहाँ सम दे दिया जाएगा। आपको लगाना क्या है, एनी लगाना है। ये हमने देख लिया। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, अगला कह रहे हैं कि वाक्य में यदि इफ या अन्य कोई डाउट को दिखाने वाला, डाउट को दिखाने वाला कोई भी अगर शब्द लगा हो सेंटेंस में हमारे, तो हम एनी का प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कह रहे हैं अगर इस सेंटेंस में यदि हमारे क्या लगा हो, कोई संदेह सूचक शब्द लगा हो, यानी जो डाउट को दिखाता हो वो कोई शब्द लगा हो, तब क्या है, तब हम सेंटेंस में जहाँ कुछ का सेंस लेना है वहाँ पे सम का प्रयोग ना करके कोई वाला सेंस लेते हैं, यानी कि एनी का प्रयोग करते हैं। तो ये देख लेते हैं, टेल मी, यानी ये वर्ब से शुरू है, यानी मुझे बताओ, यदि यू हैव सम डाउट, यदि तुम्हें कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। हम सेंटेंस कैसे हिंदी में भी कैसे बोलते हैं, मुझे बताओ यदि तुम्हें कोई डाउट है, तो यही तो कहते हैं हम, मुझे बताओ यदि तुम्हारा कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तो हम क्या कहेंगे यहाँ, कोई कहेंगे, ना कि सम कहेंगे, कुछ डाउट है तो सम ना हो करके यहाँ क्या बनेगा, ये हो जाएगा। तो जहाँ पे कोई संदेश सूचक शब्द मिल जाए कि भाई हमें बताओ अगर कुछ परेशानी है, तो कुछ परेशानी, अगर कोई परेशानी, कोई कहना चाहिए, हम हिंदी में तो जनरली बोलते हैं हमें बताओ कुछ परेशानी है, तो कुछ नहीं, यहाँ वास्तव में बोलना चाहिए कोई परेशानी है, ठीक है। अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं या आप किसी से कोई डाउट पूछ रहे हैं तो आप कोई का प्रयोग करेंगे, कोई परेशानी है ऐसे, तब आप सही प्रकार का निकाल पाएंगे। सम की जगह क्या होगा, एनी होगा।
वेदर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यदि कोई, यदि या तो ये मतलब यदि है तो यदि के इसका भी सेंस लिया जाता है। हम कह रहे आई वंडर, यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ, कह रहे हूँ मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, वेदर देयर इज एनी मनी लेफ्ट। वेदर का प्रयोग तब होता है जब यहाँ पे होता है या नहीं, ठीक है ना। इफ नॉट का सेंस होता है, मतलब जैसे हम कहें कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि, कह लें ये कि देयर इज सम मनी लेफ्ट, यानी यहाँ कोई धन बचा है कि नहीं। जब कि नहीं सेंस वाला होगा तो वेदर का प्रयोग करते हैं हम। जब हमारे दो विकल्प अवेलेबल होते हैं तब हम वेदर का प्रयोग करते हैं। ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे से देखेंगे वहाँ पे। अभी देखते हैं कि ये कंजंक्शन है जो बताता है कि भाई दो ऑप्शन, जिस चीज़ के दो पक्ष होते हैं, जैसे हम कहें वह पास होगा कि नहीं, तो हम यहाँ वेदर का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे डाउट का सेंस होता है कि भाई ये चीज़ या ये चीज़ इनमें से क्या होगा, वहाँ पे हम वेदर का प्रयोग करते हैं। आई वंडर, यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ, वेदर देर मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ, यहाँ पे कह लें मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि, मतलब हम कहेंगे कोई धन बचा है कि नहीं, यानी कि कोई धन बचा है, इतना कहेंगे मतलब नहीं वाला सेंस अपने आप आ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कोई धन बचा है, तो यहाँ पे क्या है, डाउट वाला सेंस है कि बचा है, यानी उसे कंफर्म नहीं है, धन बचा है कि नहीं ये नहीं पता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, कोई धन कहेंगे, ना कि सम कहेंगे, तो ए नहीं हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे, हाँ यहाँ हमें देखना है कि नाट जो होता है, नाट हमारा ये एक एडवर्ब है। नाट क्या है, नाट एक एडवर्ब है, लेकिन नो जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो अगर कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और किसी नाउन के पहले नेगेटिव वर्ड प्रयोग करना है, नाउन के पहले प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव आएगा, तो नो का प्रयोग करना है। लेकिन आपको अगर एडजेक्टिव के रूप में, ये एडवर्ब के रूप में चाहिए जो वर्ब के बारे में बता रहा हो कि ये क्रिया हो रही कि नहीं हो रही, तब आप क्या नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ सेंटेंस में। जैसे ये सेंटेंस, आई हैव नो मनी, देखिए ये नाउन है, हम इसे नेगेटिव दिखाना चाहते थे, नो करेंगे। आई हैव नो मनी, यानी मेरे पास कोई धन नहीं है, हम कह रहे हैं, यानी इसका मतलब कोई धन नहीं है। आई हैव नो ब्रेड, हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है, कोई ब्रेड नहीं है, तो हमने यहाँ दिखा लिया ये चीज़। अब ऐसे आप इंट्रोगेटिव में देखिए ये चीज़ हो गया कि नो का प्रयोग कर लिया। अगर हम इसे बनाना चाहते हैं नेगेटिव में तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव नॉट एनी मनी, तो देखिए नॉट एनी मनी, तो आपको एनी प्रयोग करना होगा। एनी का प्रयोग हमने कर लिया, देखिए अब ये नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, ये है हमारा नाउन, ये है एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब हमारा। तो हम इस तरीके से देखेंगे, यही हमारा वही वाला सेंटेंस इस रूप में चला गया। अगर आप नॉट के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो उसका वही मतलब है कि मेरे पास कोई धन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि भाई यहाँ पे अगर हम, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो सम और एनी के प्रयोग में कोई अंतर नहीं माना जाता है। भाई हम सम और एनी का अंतर पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कुछ वाला सेंस लेना है तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम का प्रयोग कीजिए। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सम की जगह पे कुछ वाले सेंस में आप कोई वाला सेंस लेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो एनी लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड प्रयोग कर दिए तब भी नेगेटिव सेंटेंस है, आप एनी लगाएंगे। नेगेटिव वर्ड कोई प्रयोग कर दिए, स्कैर्सली प्रयोग कर दिए, एनी का प्रयोग करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई डाउट करने वाला कोई शब्द आपने लगा, इफ लगा दिया, वेदर लगा दिया, तो आप सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कौन सा एडजेक्टिव लगाएं, एनी लगाएंगे, यहाँ भी एनी लगाएंगे, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और अगर आपने देखिए हमने ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई अगर आपने नो, ये अलग है कि अभी हम सम का प्रयोग पढ़ रहे थे, ये सम से अलग है थोड़ा, ठीक है। अब सम का एक प्रयोग और देखते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप दोनों लगा सकते हैं, सम लगाइए या एनी लगाइए, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं माना जाता है। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो तो सम का प्रयोग होता है, यानी पर लेकिन क्या है कि हम कह रहे हैं सम और एनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि यदि वहाँ पे आप प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो आपसे, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप सम का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ देखिए हैव यू एनी या हैव यू सम फूड, हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपके पास कोई फूड है, क्या आपके पास कोई फूड है, कोई खाद्य है।
क्या आपके पास कोई खाना है, या क्या आपके पास कुछ खाना है। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव में दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ फूड दे सकते हैं, हम कह रहे हैं कुछ फूड। तो अगर आपने यहाँ पे प्रार्थना करने का सेंस लिया, यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, हालांकि इंट्रोगेटिव है लेकिन इसमें प्रार्थना भी दिखाई जा रही है, रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है, तब आप सम का प्रयोग करेंगे। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सम और एनी के प्रयोग पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो हमने यहाँ तक देख लिया आज जो है, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड और हैं, इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे और डिटेल में। अब यहाँ हम देख रहे हैं, हाँ इल के बारे में हमने देखा था। इल क्या है, देखिए इल के बारे में हमने देखा था। इल हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि प्रेडिकेटिव यूज होता है इसका। इल ऐसा एडजेक्टिव जो प्रेडिकेटिवली यूज होता है, तो यानी ये प्रेडिकेट के पार्ट में ही आता है, ठीक है ना। यानी कि ये जिस नाउन की विशेषता बता रहा होता है उस नाउन के बाद प्रयोग होता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन इल के दो मतलब हैं। इल का एक मतलब है बुरा, ठीक है ना, बुरा यानी खराब। एक इल का मतलब है बीमार। अगर आपने प्रेडिकेटिव यूज किया तो आप इसका अर्थ बीमार होगा। बीमार के मीनिंग के सेंस में हम क्या करते हैं, इसे प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने बुरा के सेंस में अगर यूज किया, इसकी मीनिंग अगर बुरा लेना चाहते हैं, तो आप इसे प्रेडिकेटिव ना यूज करके क्या करेंगे, आप इसे आप यूज करेंगे। मतलब कुल मिला के ये जिस नाउन की विशेषता बताएगा उस नाउन के पहले रहेगा, आप ये कह लीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आई हैव नो इल विल अगेंस्ट एनीबडी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैं कहूँ आई एम इल, तो देखिए ये क्या हो गया, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, और लेकिन इसके बाद है। तो देखिए क्या है, ये इसके बाद यूज हो, जिसके बारे में बता रहा है उसके बाद यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ आई हैव नो इल विल, तो विल के बारे में, विल मतलब इच्छा, और अब यहाँ बुरी इच्छा हम करें, मेरे पास अभी नो मतलब नेगेटिव बता रहा है, कोई भी मतलब इसका मतलब बुरी इच्छा नहीं है, बुरी इच्छा। आई हैव नो इल विल यानी मेरे पास बुरी इच्छा नहीं है। अगेंस्ट एनीबडी, किसी के भी विरोध, किसी के भी खिलाफ में मेरे अंदर क्या है, बुरी इच्छा नहीं। तो यहाँ पे हम सेंस तब लेंगे क्या, बुरा, ठीक है। तब ये सेंस में इल जो है वो जिस नाउन के बारे में बताता है उस नाउन के पहले भी उपयोग हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। टेल मी समथिंग न्यू। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि ये हमारे जो वर्ड दिख रहे हैं ये हमारे यहाँ प्रोनाउन, और कैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये डेफिनिट प्रोनाउन ना होकर के इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन में डिटेल में पढ़े थे, ये निश्चित संख्या का बोध कराते नहीं है। तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आप कोई एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, इसके बारे में बताने के लिए कोई शब्द लाना चाहते हैं जो एडजेक्टिव का कार्य करेगा, क्योंकि प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो भी एडजेक्टिव होगा, तो हम क्या करेंगे, वो एडजेक्टिव इनसे पहले ना होकर के इनके बाद होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेल मी समथिंग न्यू, देखिए समथिंग यानी कुछ नया बताइए, हम कह रहे हैं समथिंग कुछ नया बताइए। तो देखिए न्यू, इसके पहले न्यू समथिंग नहीं कह रहे हैं हम, समथिंग न्यू। ऐसे आई हैव नथिंग यूजफुल, तो देखिए यूजफुल एडजेक्टिव है जिसके यानी मेरे पास कुछ भी यूजफुल उपयोगी नहीं है, हम कह रहे हैं आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है उपयोगी, टू डू करने के लिए, ये हमारा इन्फिनिटिव है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है उपयोगी करने के लिए, तो देखिए बता इसके बारे में रहा है और ये इसके बाद आ रहा है, तो इस तरीके से बाद में सकता है। अच्छा हम इस वाले में देख रहे हैं, यहाँ वाले में देख रहे हैं एडजेक्टिव की पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए एडजेक्टिव की पोजीशन की जब बात करते हैं तो हमने क्या है, थोड़ा सा हम एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। एडजेक्टिव की पोजीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दो एडजेक्टिव हैं, एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एक है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये दोनों एडजेक्टिव जो है हमारे, ये दोनों तरह उपयोग हो सकते हैं, यानी ये प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है इनका, और ये क्या हो, मतलब जिस नाउन के बारे में बताएंगे उनके बाद भी आ सकते हैं, और जिस नाउन के बारे में बताएंगे उसके पहले भी आ सकते हैं। जैसे कि हम देख लें, जैसे है एक लिखे हम दिस गेम इज इंडियन, ठीक है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ये, ठीक है ये। लेकिन आया है इस गेम के बारे में बता रहा है, लेकिन आया उसके बाद है, तो ये देखिए कि जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसके बाद आया है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हम कहते हैं दिस इज इंडियन गेम, तो देखिए अब उसके पहले आ गया है। तो यानी इसको हम जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं उसके पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हैं। कैसे,
कैसे वाले एडजेक्टिव को, प्रॉपर एडजेक्टिव को। ऐसे ही हमने देखा था कि भाई ही इज, हम कहें ही इज अ ब्रेव बॉय। देखिए ये ब्रेव के बाद बॉय आया, तो जिस नाउन के बारे में बता रहा है उस नाउन के पहले प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूटिव यूज है। और इसी को हम लिख सकते हैं द बॉय इज ब्रेव, द बॉय यानी वह लड़का इज ब्रेव। तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। देखिए अब जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसके बाद प्रयोग हो रहा है, ये प्रेडिकेटिव यूज है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव जो हैं ये इनके बाद प्रयोग होते हैं, मतलब पहले भी प्रयोग हो सकते हैं जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद भी प्रयोग हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, जैसे बार बार हमने देखा एस्लीप, ठीक है, एस्लीप, अस्लीप हो गया, अवेक हो गया, और हमने देखा था अफ्रेड देखा था, असेम्ड हो गया, अलाइक हो गया, ये सारे बहुत सारे हैं, अलोन हो गया, अलाइव हो गया, इल हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमारे प्रेडिकेटिव यूज होते हैं। इनको हम क्या है जिस नाउन के बारे में बताते हैं उनके पहले नहीं यूज कर पाते हैं, लेकिन हमने देखा अभी इल को अलग सेंस में हम उस नाउन के पहले भी उपयोग कर लेते हैं। फिर हमने देख लिया कि अगर हमारे जो प्रोनाउन है अगर वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके लिए एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसके बाद प्रयोग होगा, यानी उस प्रोनाउन के बाद ही प्रयोग होगा, पहले प्रयोग नहीं करेंगे हम। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम एक ही नाउन के लिए कई एडजेक्टिव ला रहे हैं, अगर हम एक ही नाउन के लिए मतलब एक ही नाउन के लिए एक साथ में बहुत से एडजेक्टिव का अगर प्रयोग करना है हमें, ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव क्या है काफ़ी लंबे हों तो उस नाउन के बाद हमें रखना अच्छा माना जाता है इसे। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, जहाँ गॉड इज, हम कह रहे गॉड इज मेकर, मेकर ऑफ ऑल थिंग, देखिए ये दो नाउन को जोड़ा गया, एक थिंग्स एक मेकर, ठीक है, ये दो नाउन है इनको जोड़ा गया। अब हम क्या है मेकर ऑफ ऑल थिंग्स, अब थिंग्स के लिए हम एडजेक्टिव प्रयोग करने वाले हैं, तो एक तो इसके बाद प्रयोग हो रहा है विजिबल एंड इनविजिबल, एनिमेट एंड इनएनिमेट। देखिए तो हमने क्या चार एडजेक्टिव लगाए, 1 2 3 4, और दो को ये चूँकि एक दूसरे के विपरीत हैं इसलिए इनको हमने एंड से जोड़ भी लिया इन दोनों को। और किसके लिए आ रहे हैं, ये थिंग्स के लिए आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, गॉड जो है वो सभी चीज़ों का निर्माता है, क्या है ये देखिए ऑल थिंग्स के निर्माता है मेकर, गॉड जो है वो सभी चीज़ों के निर्माता हैं। सभी चीज़ों में, अब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कैसी चीज़ें, विजिबल जो दिखाई देती हैं, और जो इनविजिबल हैं जो अदृश्य हैं, जो दृश्य हैं और जो अदृश्य हैं, और जो सजीव हैं और जो निर्जीव हैं। तो ये किसके बारे में, थिंग्स के बारे में बता रहा है। तो अगर किसी नाउन के लिए एक से अधिक हम एडजेक्टिव लाना चाहते हैं यानी लंबा चौड़ा एडजेक्टिव रखना चाहते हैं तो हम बेहतर हो कि उस नाउन के बाद रख लें, नाउन या प्रोनाउन के बाद रख लें। अब एक चीज़ और होता है कि भाई कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए, कोई पदवी के लिए, टाइटल के लिए हम क्या करते हैं कई एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं टाइटल के लिए। जैसे हम राजा को फियरलेस कहना चाहते हैं और रिजोल्यूट कहना चाहते हैं। रिजोल्यूट मतलब हो गया जो दृढ़ निश्चयी हो, यानी जो अपने निश्चय पे क्या हो अडिग रहे, दृढ़ निश्चयी कह लीजिए, और फियरलेस मतलब जो निर्भीक हो यानी डरे ना। तो हम राजा के लिए देखिए ये क्या है, ये हमने प्रयोग किया ये दो वर्ड, ठीक है, तो राजा के लिए, तो राजा की टाइटल हमने राजा को ये टाइटल दिया कि वो क्या है निर्भीक है और रिजोल्यूट है, ठीक है ना। तब हम इस किंग के बाद रख के देखें इसको, तो भी हम क्या करते हैं अब उस नाउन जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद रखते हैं एडजेक्टिव को। तो ये हो गया द किंग फियरलेस एंड रिजोल्यूट एट वंस, यानी तुरंत ही वो आगे बढ़ा था, एडवांस मतलब आगे बढ़ा था। और अब देख लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी एक नाउन के लिए एक से अधिक वर्ड का एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं, यानी कह लें एडजेक्टिव फ्रेज यूज करना चाहते हैं, तो वो भी हम उस नाउन के बाद ही रखते हैं। यहाँ भी एडजेक्टिव फ्रेज ही था, आप समझ लीजिए, जैसे ये ही वॉज अ मैन, यानी वह आदमी था कैसा, फर्टाइल इन रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जिसके पास बहुत अधिक थे। फर्टाइल मतलब होता है उर्वरक, ठीक है, मतलब जहाँ उपजाऊ, समझ लीजिए उपजाऊ, ठीक है ना, यह कह लें फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो गया, उपजाऊ भूमि क्यों कहते हैं, जैसे फर्टाइल लैंड होता है वैसे फर्टाइल इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब उसके पास ढेर सारे रिसोर्सेज थे, कई स्रोत थे, उसके स्रोतों में क्या था वो फर्टाइल था। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि मतलब उस आदमी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, कहने का मतलब ये है उसके पास कई रिसोर्सेज थे, तो इस सेंस में कहा जा रहा है। तो ये पूरा मिल करके इस आदमी के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया जो कि उस नाउन के बाद आ रहा है जिस नाउन के बारे में बताना चाहता है। अब एक चीज़ और यहाँ बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे असिख, जैसे हम देख रहे हैं असिख है, यहाँ देखिए असिख
टॉलर देन, यहाँ पे भी वही चीज़ है। देखिए इस सिख के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, असिख यानी सिख, सिख जो होते हैं, सिख के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं हम जानते हैं किसी नाउन के बारे में जो कुछ बोलना चाहते हैं वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और जो हम बोलना चाहते हैं वो एक शब्द में नहीं बोल रहे हैं, कई शब्द में बोल रहे हैं, तो ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। देखिए अब एडजेक्टिव फ्रेज का भी निर्माण देखिए नाउन से, पॉजेसिव प्रोनाउन से, इन सब से हो रहा है, लेकिन ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो इस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज भी प्रयोग होगा। असिख, एक सिख जिसको बताया गया क्या, टॉलर हो, टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड, यानी उसके जो साथी हैं, सभी साथियों में वो सबसे टॉल था, ये बताया। मतलब जो सभी साथियों में जो टॉलर है, ठीक है ना, रश्ड, वो आगे बढ़ा था, रश्ड फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ा था। तो इस तरीके से देख सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एक सदिक वर्डों का होगा, तो ये भी उसके बाद ही आता है, नाउन जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है उस नाउन के बाद आता है। ऐसे हम देखते हैं कि कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज हैं जो पॉपुलर हो गए, समय के साथ में पॉपुलर हो गए इस तरीके से कि जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव उनके साथ में आता है वो उसके ठीक बाद प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए टाइम इमेमोरियल में, देखिए इमेमोरियल, ये देखिए ये है नाउन, ये है एडजेक्टिव, लेकिन ये टाइम के बारे में बता रहा है। इमेमोरियल मतलब समझ लीजिए अविस्मरणीय समझ लीजिए, ठीक है, अविस्मरणीय जो है यानी यादगार जो रहे, ठीक है ना, जो यादों में हमेशा बना रहे उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना, अविस्मरणीय सही शब्द है ना, जो हमेशा यादों में बना रहे। तो टाइम, ऐसा टाइम, ठीक है ना। तो देखिए ये टाइम के बारे में ये बता रहा है लेकिन बाद में आ रहा है। ऐसे लॉर्ड पैरामाउंट, ठीक है ना, लॉर्ड पैरामाउंट, ये देखिए ये है नाउन हमारा, इसके बारे में ये एडजेक्टिव बता रहा है लेकिन इसके बाद आ रहा है। ऐसे हेयर है, हेयर उत्तराधिकारी, और अपारेंट यानी स्पष्ट कह लीजिए, स्पष्ट उत्तराधिकारी यानी यही है, क्लियर है, ठीक है ना, ये बाद में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में बता रहा है, उत्तराधिकारी के बारे में जो अपारेंट बता रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कुछ बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जहाँ पे ये प्रयोग होते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एडजेक्टिव कब बाद में प्रयोग होता है और कब पहले प्रयोग होता है। और बहुत सारे ऐसे, जैसे पदवी को बताने के लिए हमने कहा, जैसे कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्वीन विक्टोरिया द गुड, ये युधिष्ठिर जस्ट, ऐसे प्रयोग होते हैं बहुत सारे वर्ड जो इनके बाद प्रयोग होते हैं। तो हमने एडजेक्टिव के बारे में अभी तक एग्जाम्पल के माध्यम से जो देख लिया हमने, अभी कुछ बातें इन्होंने और बताई हुई हैं जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आर.पी. सिन्हा साहब ने जो और बातें बताई हैं, कंपेरिजन के बारे में बताई हैं, वो देखेंगे। हम हर पॉइंट देख ले रहे हैं ताकि जो है हर बुक में जो पॉइंट दिए गए हों हम हर बात को देख ले रहे हैं, ताकि जो है एग्ज़ाम में जो भी है हमें ये सब हेल्प करेंगे। अगर आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं, ये सभी हेल्प करेंगे हमारे पैसेज को पढ़ने में। पैसेज को जब तक आप कायदे से पढ़ नहीं पाएंगे, उसका अर्थ निकाल नहीं पाएंगे, जब तक आप सभी प्रकार के फॉर्मेट को जानते नहीं रहेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ प्रयोग हो जाता है, कैसे प्रयोग हो जाता है। ये सब अभी सब कठिन लग रहे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये सब नज़र आएंगे एकदम आसानी से। लेकिन हम धीरे धीरे सब कुछ जानते हुए चलते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं।